सभी को नमस्कार। आई होप आप सारे लोग बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे। आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट एफसीआरए। सो एफसीआरए प्राइमरली इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हम बहुत सुनते हैं इसके बारे में, एफसीआरए के बारे में, खासकर जब हम एनजीओ सेक्टर में काम करते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं। एंड इन माय लास्ट 14 years of working with different NGOs in development sector space, I have seen that जो लोग हैं जैसे ही नाम सुनते हैं एफसीआरए का, दे हैव बेसिक फियर। कई बार मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि एक तरफ तो आप एफसीआरए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एफसीआरए से फंड लेना चाहते हैं, एंड देन दूसरी तरफ आपको डर लगता है। तो वो डर इसलिए है बिकॉज हमें शायद एफसीआरए के बारे में उस लेवल पे चीजें नहीं पता है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अलग-अलग डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा की है। अ, आप लोग इसको एक बार और अपनी तरफ से वैलिडेट कर सकते हैं, और ये मेरी जस्ट ओपिनियन है, कुछ चीज़ों पे मैं कह रहा हूँ तो। बाकी आप अपने आप वैलिडेट करिए इसको, और इस एक्ट को जो है आप और भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एफसीआरए। बहुत सारे लोग इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ कहते हैं, बट जो एक्ट है प्राइमरली वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। कुछ लोग इसको फॉरेन करेंसी कहने लगते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। एक्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए है, फॉरेन करेंसी उसमें वर्ड इस्तेमाल नहीं है। तो कोई भी अगर बाहर से एक्ट आ रहा, बाहर से फंड आपकी संस्था को आ रहा है, तो वो इस एक्ट या इस कह सकते हैं एक प्रकार से इस लाइसेंस के माध्यम से ही आ पाएगा। अगर ये नहीं होगा तो शायद आपको वो फंड मिलना मुश्किल होगा। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा जानते हैं एफसीआरए के बारे में और। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो प्राइमरली जब इमरजेंसी का टाइम था 1976 में, तो उस दौरान इसकी शुरुआत की गई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी फॉरेन फंडिंग जो है पंप हो जाए, और जो है अ, देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू हो जाए। तो उसके लिए एक बेसिकली कानून को लाया गया कि कैसे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। एफसीआरए के लिए आप जो है आपका एक अपना लॉगिन आईडी होता है, और आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके इसको और बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है? आगे हम जब बढ़ते हैं तो इसमें कई सारे चेंजेस हुए। एक मेजर चेंज जो अभी हम प्राइमरली यूज़ कर रहे हैं जो एफसीआरए को, वो 2010 में हुआ यूपीए गवर्नमेंट के समय पे। एक मेजर चेंज किया गया। देन अब फिर बाद में जो है सितंबर 2020 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहले एफसीआरए में आप अगर कोई फंड लेते थे आप, तो आप किसी को सब ग्रांट कर सकते थे। फिर सितंबर 2020 से इस सब ग्रांटिंग को रोक दिया गया। अब आप कोई भी एफसीआरए का फंड अगर आप लेते हो, स्पेशली मैं एनजीओज की बात कर रहा हूँ, देन यू हैव टू यूज दैट फंड। आप किसी और को सब ग्रांट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। और भी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए हैं, और क्या क्या अलग अलग चेंजेस आए हैं, क्या है, हम उसको आगे देखते हैं। अह, जो एनजीओज हैं, तो अभी अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी एनजीओ को अगर वो फॉरेन फंड लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनके पास ये एफसीआरए होना जरूरी है, और इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर जो है एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला चीज ये है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड इसका जो फंड है वो दिल्ली में स्टेट बैंक जो है, दिल्ली की जो मेन स्टेट बैंक की ब्रांच है, ठीक है, अ, वहां पे आपका अकाउंट होना चाहिए, और उस अकाउंट में ही इसका फंड आएगा। तो पहले आपको अकाउंट खोलना है, एंड देन आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपको अप्लाई कर देंगे और फिर आप अकाउंट खोलेंगे। ठीक है? और इसके साथ जो एनजीओज हैं उनको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, और कोई भी फंड जो आप रिसीव कर रहे हैं एफसीआरए में, वो आप किसी और को सब ग्रांट नहीं कर सकते।
तो 2 चीज़ें समझिए यहाँ पे। पहला तो ये है कि पहले क्या था कि आप एफसीआरए का अकाउंट आप मान लीजिए तमिलनाडु में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आप कहीं पे भी रख सकते थे। अभी जो आपका फॉरेन से जो फंड आएगा, वो आपका दिल्ली के एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दिल्ली में, और स्पेसिफिक स्पेसिफिक ब्रांच मेंशन है, ठीक है। अ, वो ब्रांच में जो मेन ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। एंड पहले फंड वहां आएगा, उसके बाद एक फैसिलिटी है कि आप अपना एक यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और उस मेन एसबीआई से आप उस यूटिलाइजेशन बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पहले की तरह नहीं है कि आप जहां पे हो वहां के ही बैंक में आपका एफसीआरए अकाउंट है और डायरेक्टली फंड आ सकता है। एक मेजर जो है ये चेंज हुआ है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और कुछ मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि एक मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब ग्रांटिंग नहीं है। पहले क्या था कि आप आपने देखा होगा, 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। एक होती थी जो प्योर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्ट फंड दे रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल जो कंपनीज हैं, सीएसआर की एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, ऑरिकल है। तो ऑरिकल का अपना सीएसआर का फंड है, ठीक है, वो एफसीआरए के अंदर आता है, तो वो फंड दे रहा है। एक एजेंसी होती थी जो ये फंड लेती थी, वजह से आप कह सकते हो उसको फंड मैनेजिंग एजेंसी, जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं, ठीक है, कि फंड मैनेजर या मैनेजिंग एजेंसी होती है, वैसे ये एजेंसीज होती थी। इनको हम बेसिकली इंटरमीडियरीज कहते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है, तो ये फंड लेती थी। एंड देन ये जो है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन या इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये फंड जो है सब ग्रांट करती थी, अपने खर्चे वगैरह कुछ काट के या रखकर। अब ये सिलसिला जो है खत्म हो गया है, यानी अब आप किसी को सब ग्रांट नहीं कर सकते हो। तो अब जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली ऑरिकल या उस तरह की किसी भी एजेंसी के साथ से जो है फंड लेगी, वो किसी सब ग्रांटिंग एजेंसी के थ्रू नहीं जाएगी, या इंटरमीडियरीज के थ्रू, वो मुश्किल है, वो संभव नहीं है। एक एडमिन कैप भी रख दिया गया है 20% का, कि ये इंश्योर किया गया कि जो पैसा आए वो प्राइमरली जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है उसके लिए खर्च हो, ना कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है वो एडमिन पे हो। तो उसको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल करने के लिए चेंजेस लाए गए हैं। और बैंक अकाउंट जो है वो दिल्ली में एसबीआई बैंक ब्रांच जो है, मेन ब्रांच जो है एसबीआई की, वहां पे स्पेसिफिक ब्रांच है, वहां पे आपको खोलना है। एंड देन आप अपना एक यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है। आपको एफसीआरए में ये भी समझने की ज़रूरत है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न्स भरने हैं। अभी शायद इसको थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है कि आप इसको 6 मंथली कर सकते हैं। बट क्वार्टरली रिटर्न भरना सबसे बेहतर ऑप्शन है, और क्वार्टरली रिटर्न ही भरें, और आप इसमें एक बार और भी चेक कर सकते हैं। देन आपको एक एनुअल रिटर्न भी भरना होता है। ये कोशिश करें कि जब भी आप रिटर्न भरें क्वार्टरली या एनुअल, जो भी रिटर्न आपने भरे आप एफसीआरए के, उसको अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उस पे अपलोड करें। इसका एक बेसिक पर्पस ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ट्रांसपेरेंट है फंड्स को रिसीव करने के लिए, कि आपके फंड कहाँ से आए हैं। तो आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के जो है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे उनके फाइनेंशियल्स देखोगे, तो वहां पे आपको क्वार्टरली एफसीआरए रिटर्न जो है मिल जाएंगे। एंड ये दिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है। इसी के माध्यम से ये भी पता चलता है कि किन किन सोर्सेज से आपके पास फंड आ रहे हैं और कितना फंड आ रहा है। ये बहुत वाइटल चीज है जो आपको करने की जरूरत है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको इग्नोर ना करें, या इसको अ, छोड़े नहीं। अगर आपने फाइल किया है तो उसको आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड जरूर करें। रिन्यूअल है इसका 5 साल पे रिन्यूअल होता है, और अगर आपका रिन्यूअल का तारीख खत्म होने वाला, तो कोशिश करें 6 महीना खत्म होने से पहले जो है आप रिन्यूअल एप्लीकेशन डाल दें। और अगर आपके पेपर या डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको आपके वेरिफिकेशन से बाकी चीजें होती हैं, देन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अपने प्रोसेसेस हैं। एंड देन आपको जो है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, या जो भी उनका स्पेसिफिक पीरियड उस दौरान जो मेंशन है उसके लिए फिर आपको एफसीआरए सर्टिफिकेट बनता है। ओवरऑल ये बेसिक सी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस है। और
ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप अगर फंड किसी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसी पर्पज़ के लिए आप उसको खर्च करें। अगर उसमें कहीं चेंजेस या कुछ और करने हैं, तो आप अपने अमेंडमेंट्स, एमओयूज़ जो है, उसके माध्यम से करें। एंड आप पर्पज़ किसी और के लिए ले रहे हैं और किसी और पर्पज़ के लिए खर्च करेंगे, जो एंटायरली बहुत ही डिफरेंट होगा, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अ, अपने ऑडिट्स या बाकी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जस्टिफाई कर पाना। तो ये बेसिक सी जानकारी है एंड आई बिलीव ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आपसे गुज़ारिश है कि आप इसको और बेहतर तरीके से जानने और समझने के लिए एफसीआरए एक्ट को अच्छे से और पढ़ें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएँ और अ, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार एमएचए की वेबसाइट को देखें। इससे जुड़े हुए एफसीआरए से जुड़े हुए कुछ अगर न्यूज़ आती हैं, तो आप उसको पढ़ें। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बजट को बहुत स्ट्रीमलाइन करके रखें और अ, जो एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि एडमिन कैप जो 20% का है, उसको आप मेंटेन करके रखें। आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। बहुत-बहुत धन्यवाद।